सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली अभी ये हुआ है कि 12 अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अभी एक रिटेन रिटेन लेटर भेजा है, या हम ये कहें कि अपील किया गया है कि जो भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुआ था उसके जो आरोपी है उसको समन करने के रिगार्डिंग क्या है पूरी कहानी, इसको समझते हैं खासकर आज के सेशन में। बेसिकली हुआ ये है कि यूएस में आपको मालूम है कि वहां पर भी लोकसभा राज्यसभा होते हैं, लेकिन वहां की लोकसभा राज्यसभा को हम लोग लोकसभा को हम लोग वहाँ कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस के जो 12 एमपीज कह सकते हैं, उन्होंने अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक लेटर में ये लिखा है कि जो डॉव डॉव केमिकल्स के जो ऑनर है उनको, या फिर जो बोल सकते हैं कि इनके जो मालिक हैं, इनको कहा गया है, इनको इंडिया की तरफ से बार-बार समन किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इंडिया ने अप्रॉक्स 7 बार जो है इनको समन किया जा चुका है। लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी इंडिया में अपनी जो पेशी है, उन्होंने ये कि प्रेज़ेंट नहीं दिया है। ये अभी देख सकते हैं हर एक मीडिया में कहीं न कहीं ये न्यूज़ बना हुआ है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में 12 यूएस कांग्रेस मेंबर्स जो है, ये बेसिकली जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं कि जो जस्टिस खासकर भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग यहाँ पर अफेक्ट हुए थे, मारे गए थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभावित हुए थे, उनके लिए यहाँ पर ये जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और ये जस्टिस की जो डिमांड है ना, ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। आपको थोड़ी-सी हम हिस्ट्री बताएँगे, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट है, वो मालूम चले। देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका जो न्यूज़ है, ये आपका बना हुआ जो डो केमिकल है, आप वो सोचें कि जो यूनियन कार्बाइड था, ये ज़िम्मेवार था, लेकिन ये डो केमिकल्स जो है, ये इसका नाम कहाँ से आ गया? इसकी भी हिस्ट्री समझेंगे थोड़ी-सी, इसका लिंक कहाँ से है। तो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो न्यूज़ में ये बेसिकली ये बना हुआ है। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हिस्ट्री के साथ में और समझते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये हमारे जो इंडियन मीडिया है, वहीं पर ये न्यूज़ अभी बनी हुई है, ऐसा नहीं है। ये आप कहें कि पूरा इंटरनेशनल जो मीडिया, वहाँ पर ये न्यूज़ पूरा ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं गार्डियन जो पिक्चर है, इसका ये आपका बेसिकली न्यूज़पेपर है। ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कैंपेन ऑफ जस्टिस इन भोपाल, ये भी आप कहीं न कहीं आप समय-समय पे आप देख सकते हैं, ये भी चलाया जा रहा है ताकि भोपाल में जो प्रभावित हुए जो लोग हैं, अभी हम नंबर की बात करेंगे कि कितने लोग प्रभावित हुए थे, कितने लोग मारे गए थे। इनके लिए जो जस्टिस है, इसकी डिमांड हो रही है। थोड़ा हम बात करते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ना, ये बेसिकली स्टार्ट थोड़ी-सी ब्रीफली हम बताएँगे, ठीक है? ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है भोपाल का, वो एरिया जहाँ से बोल सकते हैं गैस का रिसाव हुआ था, बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइड का। थोड़ा हम इसके ब्रीफली हम जाए तो भोपाल गैस जो ट्रेजेडी है, वो 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये बेसिकली आपके स्टार्ट हुआ। थोड़ा हम फैक्ट एंड फिगर बात कर लेते हैं। जो शख्स ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसके बारे में जानने से पहले पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये जो पूरा जो हिस्ट्री है, थोड़ा-सा ब्रीफली आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है, ये बेसिकली 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये यूनियन कार्बाइड जो बेसिकली एक जहरीली गैस था, इसका रिसाव होने से स्टार्ट होता है। 40 टन, आप देख सकते हैं 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक जहरीली गैस का रिसाव होता है, और इसमें शुरुआती जो आंकड़े आते हैं, आधिकारिक आंकड़े आते हैं, वो 5295 के आसपास में आते हैं कि इनकी इतनी मौतें हुई है। लेकिन फाइनली 1997 में जब प्रॉपर तरीके से चीज़ें एग्ज़ामिन की जाती है, तो उसके बाद से मालूम चलता है कि इसमें 5295 नहीं, 25,000 की करीब-करीब मौतें हुई है, और इसमें इसके द्वारा जो इफ़ेक्ट, या हम बोल सकते हैं इसके द्वारा जो होने वाली बीमारी है, वो भी कहीं न कहीं आप सामने निकल के आ रही है। इसमें कम से कम कहा जा रहा है कि 5,58,125 लोग प्रभावित हुए थे। ये डेटा ऑफ़िशियल डेटा है। और फाइनली 7 दिसंबर जो 1984 है, ये जो कंपनी के सीईओ है, वॉरेन एंडरसन, ये जो आप शख्स देख सकते हैं इमेज में, इनकी गिरफ्तारी होती है। आप बोल सकते हैं कि ये गिरफ्तारी तो ऐसी कुछ नहीं, गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली आप कह सकते हैं बैड लक कह सकते हैं, या इसकी लक ये कह सकते हैं कि महज़ 6 घंटे के बाद वॉरेन एंडरसन को छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे जा क्या पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को यहाँ पर डिस्कस करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इस पॉलिटिक्स के बारे में एक अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में यूनियन कार्बाइड जो बेसिकली है, इन्होंने कहीं न कहीं ऐसा नहीं मुआवज़ा नहीं दिया, इन्होंने 470 मिलियन का डॉलर का मुआवज़ा भी दिया, ठीक है? और 1992 में आके भोपाल कोर्ट ने एंडरसन को एक फरार घोषित किया, बोल सकते हैं भगोड़ा घोषित कर दिया गया। और आपको बता दें कि 2014 की बात करें, जब मोदी सरकार जब बनी थी, उसी साल में
ये जो मुख्य आरोपी जो एंडरसन है, उनकी मौत हो गए थे। आप वो देख सकती हैं आपका ये इसका लास्ट इमेज। थोड़ी-सी हिस्ट्री जानने के बाद थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो डॉ केमिकल की हम जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? जब हम जान रहे हैं कि इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसकी थी। ये डॉ केमिकल कहाँ से आ गया? डॉ केमिकल के बारे में थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री बताना चाहते हैं। ये डॉ केमिकल वही है जो 100% की हिस्सेदारी थी यूनियन कार्बाइड में। आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें तो बाद में नहीं आई थी। ये चीज़ें बाद में ही आई थी, पहले पता नहीं था। और इनकी तरफ से जब ये समन भेजा गया इंडिया ऐसा नहीं पहली बार, ये 7 बार इसको समन भेजा गया और सातों समन में इन्होंने कहीं न कहीं डिनाई ही किया है। आप देख सकते हैं कि हर बार जो समन भेजा जाता था, कहीं न कहीं मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यूएस की जो डॉ केमिकल है इसकी तरफ से अपीयर भोपाल कोर्ट में नहीं हुआ। भोपाल कोर्ट से बार-बार ये समन करने की जो चीज़ें वो सामने आई है। 2021 में भी समन किया गया था, 19 में भी किया गया था ये से और अभी रिसेंट में इसलिए है क्योंकि अभी आगे फिर से भी न्यूज़ में ये बनेगा तो इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आएँगे, वीडियो बनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अभी रिसेंट में आपको मालूम है होना चाहिए कि 3 से 4 दिसंबर या 4 दिसंबर एक डेट हम मान के चल सकते हैं। 4 दिसंबर 2023 इस डेट को भी समन करने की बात की जा रही है और इसी के रिगार्डिंग इंडिया ने खासकर यूएस से ये रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं, रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है खासकर जो डॉ केमिकल के जो ओनर हैं, उनको आप कहीं न कहीं इंसिस्ट कीजिए, आप उनको ये बोलिए कि समन के रिगार्डिंग जो है ना इंडिया की वो बात मानें। यहाँ पर ये इसलिए 12 जो आपके जो कांग्रेस के जो एमपीज़ हैं, वो खासकर डिपार्टमेंट ऑफ जो जस्टिस है उससे अपील किया गया है। अब यहाँ पर अब जो डॉ केमिकल है, ऐसा नहीं कि 7 बार समन किया इन्होंने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं। इनके साइड से थोड़ी-सी बोल सकते हैं कि मासूमियत भरी जो जवाब है वो सुन लीजिए क्या इन्होंने कहा गया। पॉइंट वाइज़ हम बताते हैं ताकि आपको इतना चीज़ें नहीं आपको ध्यान देना पड़े। इन्होंने साफ-साफ ये कहा कि जो भोपाल गैस जो ट्रेजेडी है, ये बड़ा दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। थोड़ा-सा एक कह सकते हैं कि थोड़ी-सी जो मतलब दुःख जताया गया कि हाँ, ये चीज़ें बहुत बुरी है। इनके साइड से ये बोला गया कि देखिए यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं ये लाइन जो लिखा गया है कि "Doe never owned or operated the plant. It was owned and operated by Union Carbide India Limited." ठीक है, लेकिन इनके द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन जो हिस्सेदारी था 100% वो तो इनके पास में था और जिनके पास में हिस्सेदारी होती है, कहीं न कहीं वो भी आरोपी होता है। ये कैसे मालूम चलता है, ये हम आगे एक स्लाइड में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि 10 साल में जो भी मुआवज़ा वो हमने दिया है, ठीक है? लेकिन इसके अभी इस जो रिप्लाई में ये कहीं नहीं लिखा गया कि मेरी हिस्सेदारी यहाँ पर है 100%। लेकिन इसके ये कहीं न कहीं लेटर लिखने का मतलब ये हुआ कि ये अपनी हिस्सेदारी को मान रहा है, लेकिन 100% हिस्सेदारी नहीं मान रहा है। ये बस इतना जान रहा है कि मेरी हिस्सेदारी थी, बहुत कम थी। है ना? तो ये इनकी साइड से ये रिप्लाई दिया गया कि मेरी हिस्सेदारी कुछ नहीं है, ऑपरेट और जो ऑन जो कर रहा था यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी कर रही थी और मेरी इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए एक मूवी जब बनती है तो मूवी बनने में डायरेक्टर का जितना रोल होता है, अगर ये रोल कुछ नहीं होता जब प्रोड्यूसर ही पैसा ना लगाए। तो प्रोड्यूसर का उतना ही रोल होता है जितना कह सकते हैं कि एक यहाँ पर जो हिस्सेदारी 100% जो ओनरशिप होता है उसके पास में होता है। तो ये कहना कहीं गलत है। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये किस तरीके से काम होता है। देखिए, इंडिया जो है बेसिकली यूएस को किस लॉ के तहत, किस ट्रीटी के तहत ये कहा जा रहा है कि आप कहीं न कहीं असिस्ट कीजिए हमें खासकर समन के रिगार्डिंग। देखिए एक एग्रीमेंट है या ट्रीटी बोल सकते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो 2 देश हैं, अगर कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो कहीं न कहीं दोनों देश आपस में असिस्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। है ना? फॉर्मल असिस्टेंस दोनों को दी जाती है मतलब किया जाता है ताकि जो आरोपी है उसको कहीं न कहीं पनिशमेंट दी जा सके। इसके ज़रिए एमलेट या आप ये कह सकते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के ज़रिए ये रिक्वेस्ट या फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो फॉरेन कंट्री वहाँ पर जो एविडेंस वो कलेक्शन के रिगार्डिंग कह सकते हैं या फिर जो एग्ज़ामिन करनी है विटनेस के रिगार्डिंग और समय आने पे एग्ज़ीक्यूट करने की भी बात की जाती है ना? क्या फिर जो उनके एसेट्स है उसको कॉन्फिस्केशंस या फिर जब्त करने की बात की जाती है। सिग्निफिकेंस की बात ये है कि ये जो आपके एमलेट हैं, अगर ये 2 कोई भी कंट्री साइन करते हैं तो यहाँ पर जो म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है बेसिकली, यहाँ पर ये होता है कि जो कन्विक्शन होता है, ये कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है और जो नोडल मिनिस्ट्री होती है इंडिया में बेसिकली ये आपका होम मिनिस्ट्री जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है ना? तो इसके तहत में चीज़ें आगे प्रोसीड की गई है। तो कहीं न कहीं आपको ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है कहीं न कहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ है जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अगर आपको थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन अगर आपको मिल पाता है तो। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।